हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस सी कैन बी चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस आर by a voltage source V by closing the switch S1 while keeping the switch S2 open. The capacitor can be connected in series with the inductor L by closing the switch S2 and opening switch S1. Initially the capacitor was uncharged. Now switch S1 is closed and switch S2 is kept open. If the time constant of the circuit is tau, then हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसको बताना है क्या होगा. सो ऑप्शन वन दिया हुआ है कि आफ्टर टाइम इंटरवल टाउ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज CV/2. ऑप्शन बी है आफ्टर टाइम इंटरवल 2 टाउ the charge on the capacitor is CV1 minus e की power minus 2. Option C, the work done by the voltage source will be half of the heat dissipated when the capacitor is fully charged. Option D है after time interval 2 tau the charge on the capacitor is CV1 minus e की power minus 1. So देखो, इतनी कहानी उसने सर्किट के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है. मेन मेन कहानी हमारी यहाँ से शुरू होती है. इनिशियली जो कैपेसिटर वो अनचार्ज है और उसने S1 को क्लोज किया है, S2 को ओपन छोड़ा है. तो S1 को अगर हम क्लोज कर देंगे, S2 को ओपन छोड़ देंगे, तो हमारा सर्किट इस तरह बन जाएगा, जिसमें हमारे पास एक कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टर होगा और एक वोल्टेज सोर्स होगा. तो ये बेसिकली हमारा RC सर्किट का डायग्राम बन गया. तो हमारे पास देखो एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है. तो वोल्टेज सोर्स से क्या होगा, इस इनिशियली क्या है, इसके ऊपर चार्ज 0 है. तो जब वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ ऑफ चार्ज होगा. सो ग्रोथ ऑफ चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ. टाउ बराबर यहाँ पर क्या है, R इंटू सी है. ये टाइम कांस्टेंट इसको बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन से जाएंगे तो टाइम इंटरवल टाउ के बाद, तो टी बराबर क्या इसमें दिया हुआ है, टाउ दिया हुआ है. तो हमें चार्ज पूछा है, तो चार्ज बराबर यहाँ पर क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम चार्ज इसमें कितना हो सकता है. तो मैक्सिमम चार्ज इसमें हो जाएगा C इंटू वी. तो यहाँ पे लिख देंगे CV इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी की वैल्यू हम टाउ रखेंगे. सो यहाँ पे टाउ अपॉन टाउ हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, CV 1 माइनस ई की पावर माइनस 1. सो ये Q की वैल्यू हो जाएगी. ऑप्शन वन में बोला है आफ्टर टाइम इंटरवल द चार्ज ऑन द कैपेसिटर CV/2, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है. और ऑप्शन टू बोलता है टाइम इंटरवल अगर 2 टाउ दिया हुआ है तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा. तो टाइम टाइम इंटरवल अगर हम लोग 2 टाउ लिखेंगे, सो चार्ज बराबर क्या लिखोगे, CV 1 माइनस ई की पावर. यहाँ पर आप 2 टाउ जब रख दोगे टी की वैल्यू, तो यहाँ पर टाउ से टाउ कट जाएगा, तो यहाँ पर -2 बचेगा. सो यहाँ पर -2 हो जाएगा. तो अब देखो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाता है. इसी साथ साथ ऑप्शन 4 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत दिया हुआ है. ऑप्शन सी बोलता है द वर्क डन बाय वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ. तो हम पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय वोल्टेज सोर्स निकालेंगे. यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है. सो देखो वर्क डन बाय वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा, वो होता है Q मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज. तो हम लोग वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, Q/C लिख सकते हैं. सो यहाँ से हो जाएगा Q²/C. और हमें बोला गया है कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो गया और उसमें हीट डिसिपेटेड बताना है. सो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होगी वो क्या हो जाएगी, Q²/2C हो जाएगी. इट मीन्स जो हमारा हीट डिसिपेट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हीट डिसिपेटेड विल बी, हीट जो डिसिपेट होगा वो कितना हो जाएगा, जो बैटरी ने काम किया माइनस जो चार्ज स्टोर हुआ हमारे पास. सो बैटरी का काम कितना है, Q²/C, और चार्ज हमारे पास कितना स्टोर हुआ, Q²/2C. सो बची हुई एनर्जी कहाँ गई, बची हुई एनर्जी गई हीट में. सो Q²/2C हमारा हीट निकल के आ गया. अब देखो स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि वर्क डन जो वोल्टेज सोर्स ने किया वो हाफ होगा जितना हीट डिसिपेट हुआ है. इट मीन्स हमें निकालना है W अपॉन हीट डिसिपेट की वैल्यू कितनी होगी. तो Q²/C डिवाइडेड बाय Q²/2C. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी. तो इसका मतलब W बराबर 2 इंटू एच हो जाएगा. बट ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है कि जो वर्क डन है वो हाफ होगा हीट डिसिपेटेड के. बट वर्क डन कितना आ रहा है, वो डबल आ रहा है हीट डिसिपेटेड के. तो ऑप्शन सी भी जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. मीन्स हमारा फाइनल आंसर आता है वो ऑप्शन 2 आ जाता है. थैंक यू.
हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कैन बी चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर R by a voltage source V by closing the switch S1 while keeping the switch S2 open. The capacitor can be connected in series with the inductor L by closing the switch S2 and opening S1. देन हमें बताना है कि इफ द टोटल चार्ज स्टोर इन द LC सर्किट इज Q नॉट, देन फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें बताना है चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q का टाइम के साथ फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इन चारों में से रिलेशन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। सो देखिए यहाँ पे हम लोग केस फर्स्ट ले लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि हमने क्या करा है, स्विच S1 को क्लोज कर दिया है, तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसमें एक कैपेसिटर लगा होगा, एक रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा। ये रजिस्टर हो गया, ये हमारा कैपेसिटर हो गया। तो इसमें देखो क्या होगा, जब इसके स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा तो हमारा जो कैपेसिटर है वो ओपन स्विच बन जाएगा। तो ये ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा जब टी जो हो जाएगा स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, यानी टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर चार्ज जो स्टोर हुआ है वो क्यू नॉट स्टोर हुआ है, ऐसा हमको गिवन है। अब केस 2 अगर बनाएंगे, केस 2 में उसने कहा है कि उसने S2 को क्लोज कर दिया और S1 को ओपन कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक कैपेसिटर बचेगा। वो किसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, वो इंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। तो ये क्या है, इंडक्टर है। अब देखिए हमारा ये एक सर्किट है, इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें हम लोग लगा देते हैं KVL। केवीएल क्या बोलता है, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वो क्या होगा, उसका सम 0 हो जाएगा। अब देखो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, Q/C होता है, प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, ये होता है -L/di/dt होता है, और ये इक्वल हो गया 0 के। अब देखो करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq/dt। तो अब यहाँ से करंट को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो di/dt को इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको फिर डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा d²q/dt²। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। सो यहाँ पे हो जाएगा q/c इज इक्वल टू L di/dt की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं d²q/dt²। अब यहाँ से देखो जो हम लोग q को लिख सकते हैं, q बराबर LC d²q/dt²। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी जो होता है q इज इक्वल टू LC d²q/dt², ये हो जाता है करेक्ट। थैंक यू। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक यूनिफॉर्मली बाउंड सोलेनोइडल है, ठीक है, सोलेनोइडल कॉयल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है हमारे पास 1.8 × 10⁻⁴ हेनरी, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम, ठीक है। अब क्या होता है, वो ब्रोक होता है, उसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, जो कि दो आइडेंटिकल कॉइल्स में ब्रेक करते हैं उसको, ठीक है। अब उसको बोल रहे हैं जैसे ही ब्रोक करके उसके बाद क्या करते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं दोनों को एक दूसरे के पैरेलल 50 वोल्ट बैटरी से, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है। पहले उसका जो कनेक्ट कर रहे थे तो उसका रेजिस्टेंस कहाँ था, 6 ओम था, अब जो है रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है, मतलब रेजिस्टेंस कंसीडर यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं द टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इसलिए इसके सर्किट का जो है टाइम कांस्टेंट क्या होगा, और सेकंड में हमें बताना है, और हमें बताना है स्टडी स्टेट में उसकी करंट क्या फ्लो होगी बैटरी की, वो हमें बताना है एम्पियर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो क्या है, ये RC सर्किट LR सर्किट की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टेंस है हमारे पास। पहले ये लेट से इसकी लेंथ क्या थी, L थी, ठीक है। अब ये ब्रेक हो गया है दो में, L/2 और L/2 में ये ब्रेक हो गया है दो में, ठीक है। ये L/2 हो गया और ये L/2 हो गया, टोटल क्या है, ये L है, L/2 प्लस L/2 क्या है, L है, ठीक है, टोटल L के इक्वल है। तो यहाँ पर हम देखें तो इनको दोनों क्या कर दिया है, यहाँ पर बोल रहा है पैरेलल कनेक्टेड है, मतलब ये इस तरह से और ये इस तरह से, दोनों क्या है, कनेक्टेड हैं पैरेलली, ठीक है। पैरेलल इनको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, ठीक है। ये हमारे पास बैटरी है, लेट से इससे कनेक्ट कर दिया गया है। सो इसमें क्या बोल रहा है कि जब कनेक्ट कर देते हैं तो जो 15 वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी कितनी है, 15 वोल्ट की है। सो ये फर्स्ट है, लेट से L/2 है, ये भी है L/2। सो हमारे पास जो इक्विवेलेंट लेंथ आएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ हम पहले निकाल लेते हैं कितना होगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से
एल इक्विवेलेंट होगा, ये आ जाएगा हमारे पास L/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा L/2 और डिवाइड में आ जाएगा L/2 प्लस L/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट लेंथ आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा L/4, ठीक है, L/4। सो फाइन इसकी जो इंडक्टेंस थी स्टार्टिंग में कितनी थी, हम दे सकते हैं यहाँ पर क्या थी 1.8 इंटू 10⁻⁴ हेनरी। तो जो अब इंडक्टेंस हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी L इक्विवेलेंट का इंडक्टेंस जो होगा ये हो जाएगा L/4, मतलब जो इस इनिशियल थी उसका फोर्थ हो जाएगा, मतलब 0.45 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। ये इसका इंडक्टेंस अब बचा हुआ है, ठीक है। तो इंडक्टेंस मतलब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस यहाँ पर हमने निकाल लिया इसका, वो क्या आ गया हमारे पास 0.45 इंटू 10⁻⁴ हेनरी, ठीक है। तो इसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक्चुअली हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पर कि जो करंट फ्लो हो रही है स्टडी स्टेट में वो क्या होगी, और सर्किट में आरसी मतलब आरसी नहीं एल बाई आर जो होगा टाइम कांस्टेंट इसका क्या होगा, एल आर सर्किट है तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा L/R। तो L/R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा R/2। पहले उसका टोटल रेजिस्टेंस लेट से R था, ठीक है। अब ये R/2 हो जाएगा और ये भी R/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इंडक्टेंस था, इस तरह L था, L/2 इस तरह से बचा था। तो यहाँ पर हम देखें तो R/2 मल्टीप्लाई बाई R/2 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास R/2 प्लस हो जाएगा R/2। तो ये भी आ जाएगा कितना हमारे पास R/4। तो फाइनल हमारे पास R था जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दे रखा है वैल्यू कितनी थी 6 ओम थी इसकी, ठीक है। इनिशियल जो रेजिस्टेंस था वो 6 ओम था, तो अब हो जाएगा 6/4, ठीक है, 6/4 या इसको हम लिख सकते हैं 1.5 ओम, 1.5 ओम। अब ये इक्विवेलेंट हमारे पास मिल गया है, क्या रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मिल गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है उस कॉइल का, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे हमारे पास अब, क्योंकि टाइम कांस्टेंट निकालना है तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है L/R होता है, ठीक है, L/R। तो L इक्विवेलेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास L इक्विवेलेंट हमारे पास आया था 0.45, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴ और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1.5। सो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -4 सेकेंड। तो हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास मिल गया है। फर्स्ट पार्ट में जो आरसी की वैल्यू थी, जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है हमारे पास L/R इक्वल टू आ गया है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। और अब निकाल लेते हैं हम स्टडी स्टेट में करंट कितनी फ्लो होगी, ठीक है, बैटरी से। तो वो हो जाएगी I इक्वल टू हो जाएगी E बाई, ठीक है, E/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना है, रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास दे रखा है, हमने कैलकुलेट कर रखा है इसको। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसकी कितनी थी, वोल्ट कितना था 15 वोल्ट का था, ठीक है। सो 15 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना है 1.5, ठीक है, 1.5 इस तरह से। तो इस तरह से ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 15 पॉइंट सॉरी ये आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर के, ठीक है, 10 एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों पार्ट का हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इसमें हमने निकाल लिया है स्टडी स्टेट में जो करंट फ्लो हो रही है बैटरी से कितनी है 10 एम्पियर की है, और जो आर इक्विवेलेंट है मतलब टाइम कांस्टेंट है जो सर्किट का वो कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगी आंसर होगी, ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमने इसको भर देना है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला कि हम टू सेल्स विथ सेम EMF E and different internal resistance R1 and R2 are connected in series with an external resistance of R. Find the value of R so that the potential difference across the first cell is 0. So इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक सेल्स है, एक का दोनों का EMF जो है वो E है, ठीक है, और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एक का है R1 दूसरे का है R2, ठीक है। हमें बोला गया कि हमने इसे सीरीज में जोड़ दिया विद रेजिस्टेंस R, और हमें एक और चीज़ इंफॉर्मेशन की माने कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल 1, यानी ये जो सेल है हमारा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V, ये आ रहा है हमारा 0, ठीक है। यानी डेल्टा V अगर हम लिखें इस सेल के अक्रॉस, तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं इस सर्किट में कुछ करंट है I।
तो आई के कारण जब आई यहाँ से फ्लो करेगा तो आई के कारण इस रजिस्टर के अलावा एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो आएगा माइनस ऑफ आई आर वन, ठीक है। और इस EMF के कारण वो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, वो होगा प्लस ऑफ ई, ठीक है। यानी ये हो जाएगा ई माइनस आई इंटू आर वन, और वो हमें गिवन है कि वो इक्वल है 0 के, तो यानी आई इंटू आर वन जो है हमारा वो है ई के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम आई निकालना चाहें तो आई तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो उससे हमारा आई आ जाएगा। तो आई आ जाएगा हमारा टोटल EMF जो है हमारा वो है 2E के बराबर, और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, जिसमें R1 और R2 इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ऐसे हमारा करंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम E यहाँ से निकालें तो E आएगा I इंटू R प्लस R1 प्लस R2 बाय 2, और E जो है हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह बन जाएगी, I इंटू R1 शुड बी इक्वल टू I इंटू R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। ये 2 जो है नीचे से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और I R1 जो है हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे आज बचेगा I इंटू R1 शुड बी इक्वल टू IR प्लस R2, ठीक है। I से I कट जाएगा, और हमें बतानी थी बड़े रेजिस्टेंस R की वैल्यू, तो R आ जाएगा हमारा R1 माइनस R2 के इक्वल, ठीक है। तो जब हम R की वैल्यू R1 माइनस R2 रखेंगे तब जाके जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दिस L1 वो आएगा 0। तो हमारी जो R की वैल्यू हमें पूछी थी तो वो आएगी R1 माइनस R2, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड थैंक यू फॉर चूजिंग डाउटनेट। An inductor of inductance L equal to 400 millihenry and resistor of resistance R1 equal to 2 ohm and R2 equal to 2 ohm, R2 भी 2 ohm है, ठीक है, are connected to a battery of EMF 12 volt as shown in the figure, ठीक है। The internal resistance of the battery is negligible. The switch S is closed at t equal to 0, ठीक है। The potential across L as a function of time, ठीक है। हमें निकालना potential drop across L, ठीक है। तो जैसे ही हमारा स्विच क्लोज किया, ठीक है, तो उस टाइम जैसे हमारा स्विच क्लोज किया तो उस टाइम इस सर्किट में करंट क्या होगा, मतलब इन LR2 सर्किट, इन LR2 करंट विल बी क्या होगा, वो होगा करंट होगा एक्चुअली जो हमारा करंट यहाँ पे ग्रो कर रहा है LR सर्किट में, ठीक है। तो वो ग्रो करने की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है I इक्वल टू E, है ना, E बाई R2 इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस R2 इंटू टाइम T बाई L, ठीक है। ये इक्वेशन होती है ग्रो करने करंट, है ना, करंट ग्रोथ की, ठीक है। तो ऐसे डी आई बाई डी टी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने में क्या होगा, डी आई बाई डी टी क्या होगा, होगा हमारा E बाई R2, सॉरी E बाई R2, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने में क्या आता है, यहाँ से आ जाता है R2 बाई L इंटू E की पावर माइनस R2 इंटू टी बाई लेंथ क्या, सॉरी इंडक्टर L, ठीक है। तो यहाँ से क्या R2 कैंसिल, तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा E बाई L इंटू ई की पावर माइनस R2 इंटू टाइम T अपॉन इंडक्टर L, ठीक है। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, प्लस माइनस वो होता है L डी आई बाई डी टी, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होगा L डी आई बाई डी टी, ठीक। तो यहाँ से ये क्या हो गया, L डी आई बाई डी टी क्या हो गया, पी डी क्या हो गया, ये हो गया L इंटू डी आई बाई डी टी है E बाई एल इंटू ई पावर माइनस R2 टी बाई एल, टी। तो L कैंसिल, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये हो गया E इंटू ई पावर माइनस R2 टी बाई एल, टी। तो वैल्यू पुटअप कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा, E हमारे पास कितना है, ये हमारा 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट इंटू ई पावर माइनस R2 हमारे पास कितना है, R2 है 2 ओम इंटू 2T अपॉन इंडक्टर L की वैल्यू है 400 मिली हेनरी, मीन्स 4 इंटू मिली मीन्स 10 पावर माइनस 1, मिली 10 पावर माइनस 3, 400 कैंसिल हो गया तो 10 पावर माइनस 1, ठीक, 100 से हो गया। तो ये क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है हमारा अक्रॉस इंडक्टर, हो जाता है वो होता है 12 इंटू ई की पावर माइनस ये तो पॉइंट, ये हो गया 0.5, है ना। तो ऊपर जाके ये हो जाता है हमारा 5T, ठीक है, ये हो गया वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर आ गया हमारा
12 की पावर e की पावर माइनस 5t। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ चार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड। द रिजल्टिंग LC सर्किट इज सेट oscillating at its natural frequency. Let Q denote the instantaneous charge on the capacitor and I the current in the circuit. It is found that the maximum value of Q is 200 microamperes. हमें पता करना है कि when Q equals to 100 microcoulomb, what is the value of di by dt? B पार्ट में पता करना है when Q equals to 200 microcoulomb, what is the value of current I? हमें पता करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I क्या हो सकता है, और पार्ट डी में पता करना है when I is equal to 1/2 of its maximum value, what is the magnitude of charge। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक LC सर्किट दे रखा है। ठीक है, ये हमारा इंडक्टर है और ये हमारा कैपेसिटर है। तो हमें पता है कि जो LC सर्किट है इसमें जो चार्ज स्टोर्ड होता है वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है बिटवीन द वैल्यूज 0 एंड Q मैक्स। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस सर्किट में जो चार्ज होगा इसकी वैल्यू होती है Q इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा t के बराबर। ठीक है, यहाँ पर Q नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 200 माइक्रोकूलम्स। ठीक है, पार्ट ए में पता करना था व्हेन Q इक्वल्स टू 100 माइक्रोकूलम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ di बाई dt। तो आप देख सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज का एक्सप्रेशन हमारे पास है Q इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा t के बराबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से करंट का मैग्नीट्यूड निकालें तो करंट सिंपली होता है हमारे पास dq बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं करंट का जो एक्सप्रेशन है यहाँ से हमारे पास आएगा Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t, आगे एक माइनस साइन। ठीक है, तो हमें एक्चुअली रेट ऑफ करंट चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सिंपली हो जाएगा di बाई dt। इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस Q नॉट स्क्वायर कॉस ओमेगा t के बराबर। ठीक है, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो di बाई dt का मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास Q नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t। अब यहाँ पर देख सकते हैं Q नॉट की वैल्यू हमारे पास है, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कि LC ऑसिलेशन से ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC के बराबर। ठीक है, तो अगर वैल्यूज पुट करें L की वैल्यू हमें दी हुई थी 2 × 10⁻³ हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू थी 5 माइक्रोफैरड या 5 × 10⁻⁶ फैरड्स। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें तो आप देख पाएंगे ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आएगी 10⁻⁻8। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पाएंगे ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10⁴ रेडियंस पर सेकंड के बराबर। ठीक है, तो हमें di बाई dt की वैल्यू उस इंस्टेंस पर निकालनी थी जब Q की वैल्यू हमें 100 दी गई है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन इसे मान लेते हैं 1, इसमें Q इक्वल्स टू 100 पुट करके देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है। आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाएगा 100 × 10⁻⁻6 बाई Q नॉट इक्वल्स टू कॉस ओमेगा t। ठीक है, तो अगर हम कॉस ओमेगा t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें di बाई dt की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ di बाई dt हमारे पास आ जाएगा Q नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t यानी कि 100 × 10⁻⁻6 बाई Q नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं di बाई dt की वैल्यू हमारे पास आ गई
10 टू द पावर 4 का होल स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 10 टू द पावर 4 एम्पियर्स पर सेकेंड। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया। ठीक है, पार्ट बी में पूछा है when Q equals to 200 microcoulomb what is the value of I। तो आप देख सकते हैं Q का एक्सप्रेशन होता है Q नॉट कॉस ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, और करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा dQ बाई dt। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर। तो अगर हम करंट का मॉड देखें तो करंट का मॉड हमारे पास होगा Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, हमें पूछा है कि जब चार्ज की वैल्यू 200 है या Q नॉट है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 200 माइक्रोकूलम, तो हमें पता है ये मैक्सिमम चार्ज है। तो हमारा Q सिंपली हो जाएगा Q नॉट और ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा टी की वैल्यू है ये सिंपली 0 है। ठीक है, क्या आप कह सकते हैं ये t इक्वल्स टू 0 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अगर हम इस इक्वेशन में t इक्वल्स टू 0 पुट करें यानी कि I के मैग्नीट्यूड में, तो क्लियरली आप देख पाएंगे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है ये हमें मिलेगा Q नॉट ओमेगा साइन 0 या सिंपली 0 के बराबर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब कैपेसिटर में चार्ज मैक्सिमम होगा उस वक्त सर्किट में करंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, पार्ट सी में हमसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I। तो हमें पता है कि जो ये LC ऑसिलेशंस है इसमें एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाफ L I max स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ C V max स्क्वायर, या इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं सिंपली हाफ L I max स्क्वायर इंटू Q max स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब करंट इस सर्किट में मैक्सिमम होगा या I max के बराबर होगा तब इस कैपेसिटर में जो चार्ज होगा इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम सिंपली इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर इस सर्किट की एनर्जी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू हाफ L I मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, और हम अज्यूम करें कि जब इस कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, तब इस इंस्टेंट पर आप देख पाएंगे कि जो हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम एनर्जी लिखें सर्किट की तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q नॉट स्क्वायर बाई 2C के बराबर। ठीक है, तो हमें पता है ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल होंगी ही क्योंकि एनर्जी तो कहीं नहीं जा रही है, एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगी। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो आप देख पाएंगे हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा। L की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 मिली हेनरी। ठीक है, हमें I मैक्स निकालना है तो इसे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है 200 माइक्रोकूलम मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोफैरड 5 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा इसकी वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगी
2 एम्पियर्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पार्ट डी में पूछा है व्हेन I इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। ठीक है, आप देख सकते हैं जो हमारा चार्ज का इक्वेशन था वो कुछ इस तरह था, Q0 cos ओमेगा t। ठीक है, तो हमारा करंट का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आया था -Q0 ओमेगा साइन ओमेगा t। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ करंट का जो वेरिएशन है वो टाइम के साथ कुछ इस तरह हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है Q0 इंटू ओमेगा ये I मैक्स के बराबर होगी। ठीक है, आप कह सकते हैं ये जो वैल्यू है ये 2 एम्पियर्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा। हमें पूछा है कि उस इंस्टेंट पर चार्ज कितना होगा जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर्स आई थी, तो हाफ यानी कि 1 एम्पियर्स। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो आप देख सकते हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2 या ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास आ गई π/6 के बराबर। ठीक है, तो जब ओमेगा टी की वैल्यू π/6 है या टाइम की वैल्यू π/6 ओमेगा है, उस इंस्टेंट पर चार्ज कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हमारे पास चार्ज का वेरिएशन कुछ इस तरह हो रहा था। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ओमेगा टी की वैल्यू π/6 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं चार्ज की वैल्यू उस इंस्टेंस पर हमें मिल जाएगी 200 इंटू √3/2 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 100√3 माइक्रोकूलम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, और एक स्विच लगा है, एस लगा है, जो कि दो तरफ शिफ्ट हो सकती है। इसको यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि स्विच जो है फर्स्ट में कनेक्टेड है, फर्स्ट पॉइंट पे कनेक्टेड है, मतलब इस सर्किट में फ्लो हो रही है करंट। यहाँ पर इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, मतलब एल के साथ कुछ नहीं है रिलेशन। ठीक है, तो करंट जो फ्लो हो रही है वो यहाँ से आ रही है और इधर से इधर जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पर पूरे में करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में, और यहाँ पर कोई करंट नहीं है। ठीक है, और सेकंड में बोल रहा है तो हमें यहाँ पर निकालना है VA माइनस VB, मतलब इसके और इस पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस निकालना है। इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो निकालना होगा, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट निकालनी होगी R1 के थ्रू। जो रजिस्टेंस R1 है इसके थ्रू कितना हीट लिबरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो निकालना है जूल के फॉर्म में, जूल यूनिट में। और B में हम निकालना है इफ द स्विच S इज कनेक्टेड टू पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 टाइम पे इस तरह कनेक्टेड है, तो हमें निकालना है दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर स्टडी करंट निकालनी है R4 में। R4 कहाँ है, R4 हम देख सकते हैं ये है हमारे पास। यहाँ पर करंट निकालनी है इसके थ्रू, और हमें निकालना है द टाइम व्हेन द करंट इन R4 इज़ हाफ। जब हाफ हो किसके, स्टडी वैल्यू के, जब स्टडी वैल्यू के हाफ हो तो उस टाइम पीरियड को हमें निकालना है क्या होगा। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमें निकालनी है कि एनर्जी कितना स्टोर हो रही है इस इंडक्टर में। इंडक्टर L जो है इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगी, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर जब 1 में कनेक्टेड है फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ये कनेक्टेड है फर्स्ट पे। ठीक है, फर्स्ट पे कनेक्टेड है, तो इसके लिए हमने इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक के पूरे को एक सर्किट बना लिया है हमने, और ये हमारे पास ये सर्किट है। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ सर्किट में ये वाली सर्किट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंडक्टर के साथ वाली, तो ये हमारे पास ये है। इस तरह से हम देख सकते हैं ये R2 है, जैसे कि R2 यहाँ पर दे रखा है A पॉइंट B पॉइंट, तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो लेट्स से इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA है और क्या है VB है, तो इसमें हमें यही निकालना है, VA माइनस VB निकालना है। तो यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हम पहले लगाएंगे अप्लाइंग KVL। ठीक है, KVL लगा रहे हैं। KVL लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर किस लूप में लगा रहे हैं हम, पहले हम लूप डिसाइड कर लेते हैं कौन सा। हम लगाएंगे ABCD, मतलब ABCD और GA। ठीक है, ABCD GA, मतलब ये हो जाएगा ABCD GA, ये लूप है हमारे पास, इसमें हम KVL लगा रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा, इसको पॉजिटिव के साथ ले तो ये हमारे पास हो जाएगा +3 वोल्ट।
ठीक है। माइनस आ जाएगा I2 का फ्लो हो रही है तो I2 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो I2 इंटू हो जाएगा R की वैल्यू कितना है 2, ठीक है 2 ओम है। माइनस आ जाएगा हमारे पास, माइनस आएगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट इधर से हम ले रहे हैं, इसकी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं करंट की डायरेक्शन को, तो इधर से आ जाएगा ये, तो ये इधर पड़ेगा माइनस, तो माइनस 12 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और प्लस आ जाएगा, इधर आ जाएंगे तो क्या है ये I2 इधर है, I2 के साथ यहाँ फ्लो हो रही है, सो I2 यहाँ से आ रही है, लेकिन इसमें अभी क्या फ्लो हो रहा है I1 है, यहाँ से यहाँ क्या आ रही है I1 ही आ रही है, ये है I1 हमारी, तो I1 यहाँ से फ्लो आ रही है तो R1 मिल रहा है, तो इसमें हो जाएगा I1 इंटू ये क्या है 2 ओम, ठीक है। और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I1, ठीक है, ये हो जाएगा 2I1 यहाँ से माइनस 2I2, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 9 के। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह हम अगेन लगाएंगे केवीएल रूल लगाएंगे, किसमें, ये वाले लूप में लगा देंगे। यहाँ पर हम देखें तो इसका पोटेंशियल जो VE है और VC है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल है, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी इस सर्किट में, मतलब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, I इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास अब जो लूप हम लेकर डिसाइड करेंगे वो क्या होगा, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो लूप होगा वो हमारा होगा DE, ये होगा DEF G इंटू डी, सॉरी इंटू डी के, ये हो जाएगा D। सो ये लूप है हमारा, लूप में देखते हैं कहाँ, हमारे पास हो रहा है DE, ये D से हम E गए, E से F, F से G, G से D पर, ठीक है। तो हम ये लूप यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला, तो इस लूप पे हम देखते हैं, क्योंकि इधर करंट फ्लो नहीं हो रही, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, तो इसमें हो जाएगा हमारा केवीएल रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2I1, ठीक है, -2I1 प्लस 12, ठीक है, माइनस I1 प्लस I2। यहाँ पर क्या हो रहा है, I1 I2 दोनों फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखें तो I1 I2 इस लूप में, इस मतलब इस पॉइंट पर क्या है, I1 I2 दोनों हैं, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 आ जाएगा, और इनटू क्या है 2 ओम है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू, मतलब 2I1 प्लस 2I2 नहीं है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस I2, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व करें हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी इस तरह से, ये होगा हमारा I1 इक्वल्स टू, इनको सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल्स टू आ जाएगा 21/6 एम्पियर के, ठीक है, और इसी तरह से I2 आ जाएगा, ये आएगा -1 एम्पियर के, -1 एम्पियर आएगा, ठीक है, I2 हमारा। तो यहाँ से हमने दोनों करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, इसको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से देखें तो अब क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, VA और VB के बीच में। तो करंट हमें मिल गई है, तो अब यहाँ से VA और VB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा यहाँ से, जो VA है प्लस हो जाएगा 3 माइनस 3 क्या है यहाँ पर, 3 यहाँ पर वोल्ट है, 3 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से माइनस कर देंगे I2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1 और इनटू हो जाएगा क्या है, ये 2 ओम लगा है यहाँ पर, और ये इक्वल है VB के, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास VA माइनस VB, ये इक्वल होगा -5 वोल्ट के, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर होगा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का क्या है, आंसर है। यही हमें कैलकुलेट करना था कि फर्स्ट पार्ट में VA और VB के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है। इसी तरह हम अब कैलकुलेट कर लेंगे सेकंड पार्ट को, जो कि B पार्ट होगा। B पार्ट में मतलब S2 से कनेक्टेड है सर्किट, ठीक है, तो उसके लिए हम सर्किट बना लेते हैं यहाँ पर, वो हो जाएगा, अब ये हमारे पास सर्किट आ गई है, ठीक है, जब स्विच जो है कनेक्टेड है किससे, 2 पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से, तो ये सर्किट बनेगी। अब इंडक्टर के थ्रू हमारे करंट जाएगा, वो जो ऊपर वाली सर्किट थी, अगर हम क्वेश्चन में देखें जो पूरी सर्किट है, मतलब अब करंट सिर्फ इसमें फ्लो होगी, यहाँ पर फ्लो हो रही है, ठीक है, इसमें फ्लो हो रही है, ये करंट, ये वाला पार्ट पे करंट फ्लो नहीं होगी, स्टार्टिंग में इसमें नहीं फ्लो हो रही थी, अब इसमें नहीं फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही स्विच स्टार्ट इसमें कनेक्ट होगी तो पहले ये इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट होगा। चार्ज होगा, जब फुल चार्ज हो जाएगा, स्टडी स्टेट में आ जाएगा, उसके बाद इंडक्टर के थ्रू कोई करंट पास, मतलब इसमें से सिर्फ ये एक इंडक्टर जैसा बिहेव नहीं करेगा, एक नॉर्मल वायर जैसा बिहेव करेगा, मतलब जितनी करंट आएगी पूरी की पूरी पास हो जाएगी, मतलब स्टडी स्टेट की, ये स्टडी स्टेट अचीव कर लेगा, ठीक है, स्टडी स्टेट में आ जाएगा। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जो सर्किट होगी, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो जो E2 आएगा, E2 की वजह से जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं E2 इक्वल्स टू हो जाएगा, जब ये स्टडी स्टेट में है, ठीक है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब करंट अचीव कर चुका है, तो हो जाएगा E2 इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R2 प्लस R4। यहाँ पर क्या हो रहा है, R2 और R4 क्या है, सीरीज में है, ठीक है, तो R2 प्लस R4, क्योंकि दो ही यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं, 3 और 2 ओम के, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास करंट आ जाएगी, I इक्वल्स टू आ जाएगा, E2 की वैल्यू हमारे पास, इस सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई 5, क्योंकि R2 और R4 क्या है, 3 2 5 और यह है 3, तो 3 डिवाइड बाई 5 हो गया, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6 एम्पियर, मतलब स्टडी स्टेट में जो करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में वो कितनी है, करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.6 एम्पियर की। तो इसका फर्स्ट का बी का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आंसर है, ये हमें कैलकुलेट करना था। अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में हमें निकालना था कि जो करंट होगी, देखें अगर क्वेश्चन में तो बोल रहा है बी पार्ट में टाइम निकालना है कि जो स्टडी स्टेट अचीव कर रहा है उसके हाफ अचीव करने में कितना टाइम लगना है, मतलब स्टडी स्टेट जो है उसका हाफ अगर देखें तो उस कितने टाइम में उसको अचीव किया उसने, ठीक है, हाफ वैल्यू। तो यहाँ से I2 इक्वल्स टू हम निकालेंगे, सॉरी उसके लिए निकालेंगे, तो जो हम जानते हैं LR सर्किट, ये कौन सर्किट है, यहाँ अगर देखें तो L लगा है और R लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, तो यह कौन सर्किट है, LR सर्किट। तो LR सर्किट में अगर हम देखें तो जो ग्रोथ होती है करंट की वो होती है हमारे पास I इक्वल्स टू होती है I नॉट इंटू आता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस R बाई L, ठीक है, और इंटू टी के या RT बाई L भी इसको लिख सकते थे हम, ठीक है, इसको वही इस तरह लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाएगा RT, टी को साथ में लिख लेते हैं और डिवाइड बाई हो जाएगा L, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको हम कर सकते हैं, क्या बोल रहा है, जब करंट हाफ थी, करंट की वैल्यू क्या थी, I नॉट की हाफ थी, मतलब I इक्वल्स टू थी I नॉट बाई 2, तो हम ये पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी I नॉट बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगी I नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस R इंटू टी डिवाइड बाई हो जाएगा L, ठीक है। तो यहाँ से I नॉट साई नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1 बाई 2, यहाँ से आ जाएगा ये 1 बाई 2 इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस R टी बाई L, यही टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग, ठीक है, टेकिंग लॉग ln, ठीक है, बोथ साइड। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली, जिसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा R बाई L इंटू टी, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.693 के, 0.693 किसकी, log 2 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये लेंगे तो ये log 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास टाइम जो है t इक्वल्स टू आ जाएगा, वो होगा 0.693 मल्टीप्लाई बाई L बाई आर के, सॉरी ये हो जाएगा L बाई आर के, ठीक है, R। सो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे R और L की, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली टी की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 1.386, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है, और ये सेकंड होगा क्योंकि टाइम है तो सेकंड। तो हमें इतना टाइम लगा, ठीक है, कितना टाइम, टी इक्वल्स टू हमारे पास लगा 1.386 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड, या इसको बोल सकते हैं 1.386 मिली सेकेंड, ठीक है, मिली सेकेंड क्योंकि 10 पावर माइनस 3 है तो मिली सेकेंड इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इतना टाइम लगा उसको अचीव करने में, हाफ वैल्यू जो कि स्टडी स्टेट की हाफ वैल्यू थी, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमें निकालना है इस एनर्जी कितना स्टोर हुई है, एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर L, ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास, जो एनर्जी स्टोर होती है तो उसका फार्मूला होता है इंडक्टर में इक्वल्स टू होता है हाफ
इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे हो जाएगा हाफ इंटू एल की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा आई स्क्वायर, आई क्या है हमारे पास 0.6 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आई कितना करंट कितना फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी 0.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास आई की वैल्यू आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की, ये हो जाएगी हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, क्योंकि जूल की यूनिट में निकालनी थी तो हमने निकाले एनर्जी को जूल की यूनिट में। सो ये हमारा आंसर होगा जो कि हमें कैलकुलेट करना था इसके लिए कि एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, तो वो हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो ये आंसर है और यही हमें कैलकुलेट करना था।